हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आर के आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं राजन कुमार रोशन आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है धातु एवं अधातु के अंतर के बारे में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु अधातु में क्या अंतर होता है, उस चीज़ को हम लोग जो है एक सरल शब्दों में अपने लैंग्वेज में आज जानने वाले हैं। इससे पहले बता दें कि हम लोगों ने धातु और अधातु के बारे में संपूर्ण वीडियो इससे पहले हम लोग बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे चैनल पर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो धातु एवं अधातु के अंतर को बताएगा। आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि धातु एवं अधातु में क्या क्या अंतर होते हैं, क्यों एक दूसरे से ये दोनों भिन्न हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट तक देखिएगा, पूरी समझ में आ जाएगा, मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों से। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं कि धातु एवं अधातु में अंतर क्या क्या होते हैं। तो चलते हैं अंतर की तरफ डायरेक्ट अब हम लोग। ठीक है, देखिए धातु एवं अधातु में अंतर जो है वो कुछ इस प्रकार से हैं कि सबसे पहला पॉइंट की अगर हम लोग बात करें कि सभी धातुएं चमकीली होते हैं। सबसे पहला क्या है कि मेटल जितने भी होंगे वे सारे के सारे चमकीले होंगे, लेकिन अधातु में कोई चमक नहीं होता है। धातु जितने भी होंगे वे चमकीले रहेंगे, लेकिन अधातु में कोई चमक नहीं होता है, सिर्फ हीरा को छोड़कर। हीरा एक अधातु है। हीरा क्या है कि एक अधातु है, लेकिन इसमें चमक होती है, ये अपवाद में है। बाद बाकी जितने भी अधातु होंगे उनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती है। और धातु में क्या है कि धातु चमकीले होते हैं। धातु की इसी चमक की वजह से इसको धात्विक चमक भी बोला जाता है। ये जो चमकने का गुण है ना, ये क्या कहलाता है? धात्विक चमक। और हीरा को छोड़कर बाद बाकी कोई भी अधातु जो है चमकीले नहीं होते हैं। तो ये एक अंतर है, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट अंतर है। अगले अंतर के बारे में हम लोग देखते हैं कि यही पॉइंट को 2 बार लिखा गया है। अगला अंतर जो है, ये 3 नंबर पॉइंट को चलते हैं। इसको देखते हैं कि सभी धातुएं उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जितने भी धातु होंगे ना, उससे विद्युत धारा प्रवाह होगी, उष्मा का भी स्थानांतरण होगा एक सिरे से दूसरे सिरे तक। लेकिन अधातु उष्मा और विद्युत का कुचालक होती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि धातु से बना कोई प्लेट लीजिए, जैसे कि चिमटा, जिससे रोटी को उल्टाने का काम किया जाता है ताकि उंगली ना जले। एक होता है सब्जी को मिलाने वाला, या फिर कोई चीज़ पकवान बनाने के लिए होता है, वहाँ पर इस तरह का आप बर्तन का यूज करते देखे होंगे। तो इस तरह का कई भी किचन सामग्री है, जो बर्तन है जिसका हम लोग खाना में यूज करते हैं। तो क्या होता है ना कि जब आप लोग इसको कढ़ाई या फिर कोई बर्तन में डाले रहेंगे जितना पार्ट को, तो वो तो गर्म रहेगा ही रहेगा। धीरे धीरे क्या है कि आपके हाथ तक ये गर्मी पहुंच जाएगी। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि इधर से इधर उष्मा का प्रवाह हो रहा है, यानी ये उष्मा का सुचालक है। ठीक इसी तरह से जो है, आप लोग किसी घर में जो देख रहे हैं तार, जो आपके घर में तार लगा है, जिससे बल्ब कनेक्ट है, फैन कनेक्ट है, और भी चीज़ें हैं जो कनेक्ट है। जैसे साधारण से आप चार्जर ले लीजिए अपना। ठीक है, क्या है कि यहाँ पर प्लग है आपका, इसमें चार्जर को लगा दिए, यहाँ से वायर निकल के आप अपने फ़ोन में यहाँ पर लगा देते हैं और आपका फ़ोन चार्ज होने लगता है। तो क्या हो रहा है ना कि ये जो बीच का जो ये वायर है, इसमें विद्युत का सुचालन हो रहा है। यहाँ पर भी इससे विद्युत धारा प्रवाह हो रही है। तो ये जो प्रवाह कर रही है लाइन, ये क्या है कि ये हमारा धातु होता है। वही यहाँ पर अधातु का तत्व लगा दिया जाए तो इससे विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगी। अधातु के बर्तन से यहाँ पर अगर किया जाएगा, यहाँ पर एक पकवान बनाया जाएगा, तो उससे हाथ भी नहीं पकेगा, हाथ भी नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उष्मा का जो है प्रवाह नहीं हो रहा है, विद्युत का वो कुचालक है, उष्मा का कुचालक होता है अधातु। तो चलिए, तीसरा पॉइंट हमारा स्पष्ट है कि सभी धातुएं उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है, लेकिन क्या है कि सभी अधातुएं विद्युत और उष्मा का कुचालक होती है। ये हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट चौथा वो कह रहा है कि धातु कठोर होती है। धातु क्या होते हैं कि कठोर होते हैं, लेकिन अधातु जो है वो भंगुर होते हैं। भंगुर कहने का मतलब हुआ कि देखिए, अधातु भी कठोर ही होते हैं, लेकिन कठोर के साथ साथ वो भंगुर भी होते हैं। धातु कठोर होती है मतलब जब धातु को पीटा जाएगा तो उसमें फैलाव आएगा। ठीक है, पीटा जाएगा तो वो क्या है कि उसमें फैलाव आएगा, लेकिन अधातु को जब पीटा जाएगा ना तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा बिल्कुल सही। तो इसी को हम लोग भंगुर बोलते हैं। और 5वां पॉइंट है कि जब धातु को हथौड़े से पीटा जाता है तो एक प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होती है। जब कभी भी आप कोई भी किसी धातु को पीटिएगा ना तो आवाज़ उत्पन्न होगी। जैसे कि सारे धातु का आवाज़ अलग अलग होंगे, जैसे लोहा टन टन करेगा, अन्य भी धातु बहुत है, आप उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके आसपास में तो केवल धातु ही भरे हैं। जैसे घर के किवाड़ से लेकर के उसमें भी लोहे का रॉड लगा होगा, वो भी धातु है।
आप जो बर्तन में खाना बनाते हैं, हो सकता है वो एल्युमिनियम का भी होगा आपके पास, तो वो भी धातु है। इस तरह से बहुत सारा आपके पास धातु आपके घरेलू सामान में भी उपलब्ध है। आप उसको टकरा के आवाज़, मतलब उस पर चोट पहुंचा के आज देखिएगा तो एक प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होगी, और उस आवाज़ को हम लोग सोनोरस बोलते हैं। ठीक है, उस आवाज़ को हम लोग सोनोरस बोलते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर का ये प्रश्न आ जाता है कि धातु में जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसको क्या बोला जाता है, तो वो क्या है, सोनोरस। ठीक है, और लेकिन अधातु को जब पीटा जाएगा तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। जब कभी भी अधातु को पीटा जाएगा तो उसमें किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन अधातु को पीटे जाने पे उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये क्या है कि ये एक दूसरे का अंतर को दर्शा रहा है। ठीक है, अगला अंतर है कि धातु सामान्यतः विद्युत धनावेशित होती है, यानी कि धातु में इलेक्ट्रॉन को दान करने का गुण प्रवृत्ति पाया जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, इलेक्ट्रॉन दाता होता है धातु। लेकिन अधातु क्या है कि वो विद्युत का ऋण आवेशित होते हैं। लेकिन क्या है, इसमें क्या है कि अधातु वाले तत्व जितने भी होंगे वो विद्युत का ऋण आवेशित होंगे, यानी उस पर माइनस चार्ज रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वो देते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणी होते हैं, यानी वो दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि एक अंतर को दर्शा रहा है, धातु एवं अधातु के बीच का एक इम्पोर्टेंट अंतर को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है हमारा कि धातु के क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं, लेकिन अधातु के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। देखिए, क्वथनांक और गलनांक क्या होता है कि वैसा ताप जिस पर कोई चीज़ जम जाए और किसी चीज़ पर वैसा ताप जिस पर कोई चीज़ जो है गैस की अवस्था में तब्दील होने लगे, तो वो क्या कहलाएगा कि क्वथनांक और गलनांक कहलाएगा। तो धातु में इस तरह का इसका उच्च होता है, यानी कि उसको अधिक ताप की ज़रूरत होगी उसके गैसीय अवस्था में जाने में। लेकिन अधातु क्या है कि ये निम्न है, इसमें कम ताप पर भी जो है वो गैसीय अवस्था में जा सकता है, क्योंकि ये जो है अधातु पहले से ही या तो गैस या ठोस की ही अवस्था में रहता है, तो इसलिए इस तरह की उसमें कम ताप भी दिया जाएगा तो वो उसका क्वथनांक एवं गलनांक संभव हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक इसका अंतर है। अगला अंतर है 8 नंबर की सामान्य ताप पर धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, सामान्य ताप पर क्या है कि धातु केवल और केवल ठोस अवस्था में ही पाए जाएंगे, लेकिन सामान्य ताप पर क्या है कि अधातु गैस या ठोस, ये ठोस के साथ साथ क्या है कि गैस की अवस्था में भी पाए जाएंगे। तो ये एक अंतर है कि सामान्य ताप में धातु सिर्फ ठोस अवस्था में पाई जाएगी, लेकिन सामान्य ताप पर अधातु जो है वो गैस की अवस्था या फिर ठोस अवस्था दोनों में पाई जा सकती है। ठीक है, अगला हमारा जो है इसका उदाहरण है कि धातु के उदाहरण देख लेते हैं। ये भी एक अंतर को दर्शाता है कि बहुत सारा तत्व है, उसमें से आप जो है कुछ तत्वों को जो छांट के इधर लिख लीजिए जो धातु है, और कुछ तत्वों को छांट कर इधर लिख लीजिए जो अधातु हैं। तो धातु के उदाहरण में हम लोग को सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, औरम, इस तरह के तत्व आ जाते हैं। और अधातु में क्या आएंगे कि ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह की चीज़ आएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे चीज़ अधातु के उदाहरण है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने आज जो है धातु एवं अधातु के अंतर को जान लिया। देखिए, इसमें से हम छोटा सा एक ट्रिक बता दे रहे हैं अभी आपको कि धातु और अधातु को उसके नाम से कैसे पहचानेंगे। तो जिस भी तत्व के अंत में UM आता है उसको हम लोग धातु के कैटेगरी में रखेंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, औरम, ये सारे के सारे क्या हैं कि इसके अंतर में UM आ रहे हैं या हिंदी में अम आएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नाम से उसको पहचानेंगे, वो क्या है, धातु। ये सारे तत्वों पे लागू नहीं होता है, लेकिन UM और अम वाले जितने तत्व होंगे ना वो सारे के सारे धातु होंगे, वो उसमें से एक भी तत्व अधातु नहीं होगा। इसीलिए आपके नाम में जब कभी भी UM आता है तो इससे आप स्पष्ट कर लेते हैं कि वो तत्व जो है धातु होगा। ये एक छोटा सा ट्रिक है। आई होप कि ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आई होगी कि धातु और अधातु को कैसे नाम से विभेद किया जा सकता है आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ को समझे होंगे। देखिए, एक चीज़ और क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप अगर लिखित एग्जाम में धातु और अधातु का अंतर आता है आपके क्वेश्चन में,
ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम हो, किसी भी क्लास का एग्ज़ाम हो, तो आप इसी तरह से उसका आंसर करेंगे। पहले तो 2 पार्ट में आप अपने नोटबुक में 2 पार्ट का टेबल बना लेंगे। एक तरफ धातु लिख देंगे, एक तरफ धातु लिख देंगे, बीच से एक लाइन बना देंगे और पॉइंट वाइज इसको जो है अंतर करेंगे। एक इधर, एक करके इधर, फिर 2, 3, 4 इस तरह से। इस तरह से पॉइंट करने का क्या होता है ना कि इसमें आप टीचर्स जो रहेंगे उनको जो है पढ़ने में, देखने में सुविधा होती है, जिससे क्या है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे आप लोगों को ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया धातु और धातु में अंतर, तो आप जो है इस तरह से पॉइंट बना के आप 6-7 पॉइंट दे दीजिए, 6 से 7 पॉइंट ओनली दे दीजिए। आपका ये 5 का 5 नंबर यहाँ पे 100% चांस बनता है कि मिल जाएगी, चूँकि ये एक सटीक आंसर है और आपने यहाँ पर एक सिस्टम में इसका आंसर दिया है। तो इसी तरह से आप लोग आंसर करेंगे हमेशा। अगर सब्जेक्टिव में आता है तो, थ्योरी में आता है तो, लिखने वाला प्रश्न आता है तो। ठीक है, तो आज का टॉपिक बस इतना ही था कि धातु एवं अधातु में अंतर क्या है, इसको हम लोगों ने जाना। अगर आप लोगों को धातु के बारे में पढ़ना है, अधातु के बारे में सीखना है, तो हमारे चैनल जो है RKR स्टडी, इस पर आप लोगों को इसका वीडियो मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी लाभान्वित हो सके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए RKR स्टडी सीटेट पॉइंट हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स।